Good morning, student. Welcome to your class. Today we will continue chapter 2nd of history. Chapter is the establishment of company power. This is a part 2 of this lesson. In this video, you will know about Battle of Buxar, the expansion of the British Empire, administration, and the British power and supremacy. So before start today's session, quickly revise previous part, जिसमें हमने देखा कि कैसे मुगल एम्पायर औरंगजेब की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्य उभरकर सामने आने लगे और किस तरह ब्रिटिशर्स जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे, धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया पर करने लगे। सबसे पहले वास्को डी गामा, जो कि एक पोर्तुगीज था, इंडिया के सी रूट की खोज की, जिसको फॉलो करते करते डच, इंग्लिश, फ्रेंच, दानिश भी ट्रेडिंग के उद्देश्य से भारत आने लगे। 31 दिसंबर 1600 में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। इसके बाद बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास मेन सेंटर्स के रूप में सामने आई। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश हुई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सीवियस राइवल के रूप में सामने आई। इन दोनों कंपनी ने के बीच में 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत के बाद बंगाल में अपनी फैक्ट्रीज खोलना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। और सो नाउ टुडे स्टार्ट विद द बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम, जो कि ब्रिटिश रूलर्स की एक पपेट के समान था, उसने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया, जिसकी वजह से जो इंडियन व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी अपने प्रिविलेजेस को अंग्रेजों की तरह एंजॉय कर सकें। साथ ही रिकॉग्नाइज्ड हिज आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स, मीन्स उसने यूरोपियन लाइन्स पर अपनी आर्मी भी तैनात कर दी। ही ऑल्सो अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द फाइनेंस ऑफ बंगाल, उसने धीरे धीरे बंगाल की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करने की कोशिश की। बट बाय मीर कासिम बिहेवियर, द ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्लेस्ड हिम विद मीर जाफर, मीर कासिम के व्यवहार से चिंतित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। जिसके बाद मीर कासिम अवध भाग गया। वहां उन्होंने शुजाउद्दौला, अवध के शासक, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन किया। उन दोनों की संयुक्त आर्मी ने, कंबाइंड आर्मी ने 1764 में बक्सर में ब्रिटिश सेना से लड़ाई की। इस लड़ाई में ब्रिटिश की विजय हुई, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई, जिसमें शाह आलम सेकंड को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट यानी रेवेन्यूज देने के लिए मानना पड़ा, और शाहउद्दौला को युद्ध में हुए नुकसान की वजह से 50 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को देने पड़े। After the Battle of Plassey and Buxar, the Britishers become real rulers of Bengal. Revenue was collected by the Britishers official. Military and criminal jurisdiction was also handed over to the British. Means जो भी भूमि का कर है, रेवेन्यूज हैं, वो ब्रिटिश लोग लेने लगे। यहाँ तक कि जो आर्मीज हैं या कोई भी न्याय करने के लिए जो क्षेत्र है, वो भी ये ब्रिटिशर्स लोग हैंडल करने लगे। द डुअल गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन बंगाल, अकॉर्डिंग टू विच द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ऑल द पावर्स बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, whereas the Bengal had all the responsibilities but no powers. Means बंगाल में डुअल गवर्नमेंट आ गई, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी वो सभी पावर्स को होल्ड करती थी, पर उनके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। जबकि जो नवाब थे वो सारी जिम्मेदारियों को देखते थे, पर उनके पास कोई भी पावर्स नहीं रह गई।
expansion of British Empire. After emerging as the supreme power in Bengal, the British turned their attention to other parts of the country. They brought more areas under their control, either by directly annexing those territories or by forcing the rulers to accept their authority through policy like subsidiary alliances and doctrine of lapse. Means बंगाल में अपनी विजय हासिल करने के बाद जो ब्रिटिश थे वो कंट्री के बाकी सारे एरियाज में भी अपना ध्यान देने लगे। वो अपने राज्यों पर कंट्रोल करने लगे, चाहे उन्हें हड़प कर, चाहे उन पर अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको लागू कर। ऐसी ही दो पॉलिसीज उभर कर सामने आई। फर्स्ट सब्सिडियरी अलायंसेस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई। According to these alliances, the rulers were to be protected by company and had to maintain forces within their kingdom at their own cost. Means कि जो उनकी राज्य है वह रूलर्स वह ब्रिटिश के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी कंपनी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा, पर उनकी जो फोर्स है वह उन्हें अपने राज्य में अपनी कॉस्ट पर ही संभालनी होगी। If the ruler failed to make payments for the British army stationed in their kingdom, they had to cede a part of their territory to the British plenty. अगर जो रूलर है वो उनके ब्रिटिश आर्मी को पेमेंट देने में नाकाम होते हैं तो उन्हें अपनी टेरिटरी का कुछ भाग ब्रिटिश को दंड के रूप में देना होगा। सेकेंड, दे वर नॉट अलाउड टू कीप देयर ओन आर्मी। मीन्स उन्हें अपनी आर्मी रखने की, अपनी फौज सैनिक रखने की परमिशन नहीं थी। दे हैड टू एक्सपेल ऑल फॉरेनर्स एक्सेप्ट फॉर द ब्रिटिशर्स। यहाँ तक कि उन्हें किसी और फॉरेनर्स, किसी और विदेशी को रखने की भी अनुमति नहीं थी सिवाय ब्रिटिश के। दे ऑल्सो हैड टू टेक परमिशन ऑफ द ब्रिटिश बिफोर दे कुड एंटर इनटू एनी रिलेशन विद अदर स्टेट। यहाँ तक कि उन्हें ब्रिटिशर से अगर वो किसी और राज्य के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। सेकेंड पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल थे 1848 to 1856। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, if an Indian ruler died without a male heir, then his kingdom would lapse. That is, it would become a part of company territory. Means कि अगर कोई भी राजा बिना बारिश के ही मर जाता है तो उसका जो किंगडम है, उसका जो राज्य है वह कंपनी की टेरिटरीज में मिला लिया जाएगा। द राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन बट नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ तक कि चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना भी इनके द्वारा स्वीकृत नहीं था। सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी वर ऑल एनेक्स्ड बाय द डॉक्ट्राइन। सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, ये जो झांसी, ये जो राज्य थे वो सब डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी पॉलिसी के द्वारा कंपनी की टेरिटरीज में मिला लिए गए। मैसूर हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के नेतृत्व के रूप में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। उनकी बढ़ती शक्तियों और अधिकार ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया। मैसूर ने मालाबार तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित किया। साथ ही 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमोम के व्यापार पर यानी एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों को यानी जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने एक करीबी की भी स्थापना की। टीपू सुल्तान बिहेवियर अलार्म्ड एंड एंगर द ब्रिटिशर्स। टीपू सुल्तान के इस बिहेवियर ने ब्रिटिशर्स को क्रोध दिलाया।
4 एंग्लो-मैसूर वॉर वर फॉल्ट, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 एंग्लो-मैसूर युद्ध हुए। इन 4th एंग्लो-मैसूर वॉर और द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। 4th एंग्लो-मैसूर वॉर में सुल्तान की मृत्यु हो गई अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते बचाते। नेक्स्ट, मराठास। 3 Anglo-Marathas wars were fought between the Marathas and the Britishers. मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में 3 एंग्लो-मराठास युद्ध हुए। The power of the Marathas had weakened after their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. मराठास की जो पावर थी वो कमजोर होने लगी पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। The Marathas were divided into many clans such as Bhosle, the Sindhyas, the Gwaikadas and the Holkars. The chief of these clans were held together in a confederacy under the Peshwa, who was their military and administrative head, living in Pune. In the 1770s, there arose an intense power struggle among the Marathas. The British took advantage of their disunity and tried meddling in internal affairs. The first Anglo-Marathas war was fought during 1775 to 1782. Peace was finally restored with the signing of Treaty of Salwai on the 17th May 1782. There was no clear victory in this battle. The Second Anglo-Maratha War broke out when Peshwa Bajirao II signed the Treaty of Basin accepting subsidiary alliances for Marathas. Means पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठाओं के लिए सहायक गठबंधन को स्वीकार करते हुए टेरिटरी ऑफ बेसिन पर साइन कर दिए, जिसकी वजह से अन्य मराठाओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा मराठा शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को हटाकर पेंशन के साथ कानपुर के पास विट्ठू ले जाया गया। उनके क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि मराठा कुलों को अंग्रेजों के सहायक गठबंधन बनाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, पंजाब। द सिख अंडर महाराजा रणजीत सिंह हैड बिकम अ फॉर्मिडेबल पावर। महाराणा रणजीत सिंह के अधीन सुख एक दूसरे शक्ति बन गए थे। उनके शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने उनकी इंटरनल अफेयर्स में कभी भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु 1839 में उनकी मृत्यु के बाद सत्ता के लिए पंजाब को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इनके बीच दो एंग्लो सिख वॉर्स हुए। ही सिख डिफीटेड इन बोथ द बैटल्स, जिसमें जो सिख थे वो दोनों ही युद्धों में हार गए। In 1849, the state of Punjab was annexed by the British under the Lord Dalhousie. 1849 में जो पंजाब है वह ब्रिटिशर्स के द्वारा हड़प लिया गया लॉर्ड डलहौजी के शासन के समय। अफगानिस्तान, सिंध, बर्मा and Nepal. In the late 1830, the British East India Company became concerned that Russia might to try expand into Asia and enter India from the northwest. They tried to establish control over buffer zone like Afghanistan, resulting in Anglo-Afghan wars. This ended with the British gaining indirect control over Afghanistan. Sindh was taken over by Britishers in 1843. The British dealt with threats in the northeastern region through wars, annexations. The Anglo-Burmese War fought between the Britishers and the Burmese. The former attacked and annexed Burma to India.
The Britishers also gained control over Assam and Nagaland in northeastern India. Anglo-Nepalese War were fought between the Britishers and the Nepalis. The war resulted in the British annexing the province of Garhwal and Kumaon and recruiting a large number of Gurkha soldiers into British army. Tipu Sultan behavior alarmed and angered the Britishers. टीपू सुल्तान के इस बिहेवियर ने ब्रिटिशर्स को क्रोध दिलाया. फोर एंग्लो मैसूर वॉर वट फॉर, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए. इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में सुल्तान की मृत्यु हो गई अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते बचाते. Administration during the British period. British divide their territories called presidency. Bengal, Madras, Bombay were 3 presidencies. In presidencies ruled by a governor and assisted by a council. Supreme head of administration was Governor General. Warren Hastings, first Governor General of India. Presidency were divided into districts. Districts form basic unit of administration. Collectors collect revenue and taxes, maintain law and order. Indian civil services started by Lord Cornwallis in 1793. Earlier civil service events were nominated by the board of directors of the company. 1853 competitive exam began. Problem faced: exam held in London could not afford the cost of travelling. Very few Indians could afford the travelling cost. Also, the maximum age of competing the exam was very low, and the medium of expression was English, which was a foreign language to the Indians. The elder brother of the Rabindranath Tagore, Satyendranath Tagore, was the first Indian to clear the ICS. Indians were only appointed to a lower or subordinate administrative post. All higher posts were reserved for the Britishers only. Lord Cornwallis also enacted the Cornwallis Code 1793. On rested until the Charter Act of 1833. This divided the East India Company civil servants into 3 branches, namely revenues, judicially and commercially, to prevent the abuse of power. Expansion of British Empire. After emerging as the supreme power in Bengal, the British turned their attention to other parts of the country. They brought more areas under their control, either by directly annexing those territories or by forcing the rulers to accept their authority through policy.
like subsidiary alliances and doctrine of Leipzig. Means बंगाल में अपनी विजय हासिल करने के बाद जो ब्रिटिश थे वो कंट्री के बाकी सारे एरियाज में भी अपना ध्यान देने लगे। वो अपने राज्यों पर कंट्रोल करने लगे, चाहे उन्हें हड़प कर, चाहे उन पर अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको लागू कर कर। ऐसी ही दो पॉलिसीज उभर कर सामने आई। फर्स्ट सब्सिडियरी अलायंसेस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई,